नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। बिहार में जो चुनाव के नतीजे आए उससे जो राजनीति की दिशा है, देखिए मुड़ते मुड़ते आज दिल्ली में जिस तरीके से अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए तमाम साइलेंट वोटर्स से लेकर परिवारवाद तक की बात कर दी, यानी नतीजा वहां संकेत कई जगह। हम आपको सुनाए कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, हम उसका विश्लेषण करें। उससे पहले हम आपको सीधे लिए चलते हैं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के पास, जो कि पटना साहिब से सांसद भी हैं और इस बार बिहार चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने ताकत झोंकी है। आज रविशंकर जी, सबसे पहले तो स्वागत है, बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको जिस तरह की जीत हासिल की है वहां पर। लेकिन इसके साथ ही ये भी बताइए कि आप संतुष्ट हैं 125 के इस आंकड़े से? श्वेता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी बधाई के लिए। भाई जीत गए ना, जीत गए, प्रभावी रूप से जीत गए, पूर्ण बहुमत मिल गया, तब तो थोड़ा आप भी खुश हो जाइए। बिहार में विकास की गाड़ी चलेगी। लेकिन एक बात मुझे बहुत ईमानदारी से स्वीकार करना पड़ेगा कि हमें बहुत गर्व है हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। जिस प्रकार से उनके पूरे प्रचार से जनता में एक नई ऊर्जा और विश्वास का संचार हुआ, वो इस चुनाव के नतीजों में दिखाई पड़ता है। ये मैं अवश्य कहूंगा। जनता, देश की पूरी जनता को, बिहार की जनता को विश्वास है। और मैंने अपने प्रचार में देखा था कि कोरोना काल में लोगों को जो खाना खिलाया गया, बाकी सहयोग दिया गया, डिजिटल पेमेंट किया गया, हमारी बेटियों को, महिलाओं को, हमारा पोस्ट ऑफिस गांव-गांव पहुंचा पेमेंट करने के लिए, जो किसानों को सम्मान निधि दी गई, नीतीश कुमार की सरकार ने भी सहयोग किया, मैं स्वीकारना पड़ेगा। ये सब बोल रहा था कि हमें नरेंद्र मोदी जी के साथ चलना है और नतीजा आपके सामने है। देखिए, आप भी बिहार की हैं, मैं आपसे एक बात कहूंगा श्वेता, बिहार को बिहारी भाषा में कहूं, बूझने के लिए बहुत अकल चाहिए। और आपने कहा बड़ा फैक्टर क्या था, तो बड़ा फैक्टर का जवाब मैं एक सवाल के साथ करूंगा। ये दिल्ली के नामी गिरामी लोग पटना जाया करते थे और बिहार में 10 लोगों से बात कर करके और यहां पर एक जबरदस्त फ्रंट पेज स्टोरी बोल दिया करते थे कि बिहार में इस बार सुपड़ा साफ है और तेजस्वी बाबू की ताजपोशी हो रही है। वो क्यों खामोश है? ये जो बड़े बड़े लोग एग्जिट पोल किया करते थे कि हम लोग साफ होने वाले हैं, उन्होंने कभी साइलेंट वोटर की जुबान नहीं सुनी, बेजुबानों की जुबान नहीं सुनी। और यही है बिहार का सबसे बड़ा फैक्टर, चाहे वो हमारी महिलाएं हों, हमारी माताएं हों, हमारी बेटियां हों, आपको हमारे अति पिछड़े हों, गरीब हों, वो मोदी जी के साथ जुड़ा। उन्हें नीतीश कुमार के काम को देखा। अब जैसे मैं आपको बताऊं, मैं हर जगह पूछता था अपने दौरे में, महागठबंधन बहुत करीब नहीं आ गया, आपको लग रहा है? अगर पूरी तरीके से नकारा होता तो शायद आंकड़ा ये नहीं होता। नहीं, ये आपने सही कहा, लेकिन आप इसके पॉजिटिव पक्ष को क्यों नहीं देती हैं? नीतीश कुमार जी 4 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद 5वीं बार बन रहे हैं, तो जनता का ट्रस्ट उनमें है ना, और ऊपर से नरेंद्र मोदी के साथ चलने का आग्रह है ना। देखिए, मैं आपसे ईमानदारी से स्वीकार करूंगा, 15 वर्ष रहने के बाद थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी पॉसिबल है, लेकिन वो उनको हटाने का कुछ आग्रह नहीं था, ये जान लीजिए आप। हाँ, और ये जो जीत हुई है महागठबंधन की 110 पर, उसमें एक बहुत बड़ी, कांग्रेस तो साफ है 19 सीट ले पाई है, लेकिन ये जो आपके सीपीएमएल है, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। उनको एक प्रकार से रेस्पेक्टेबिलिटी मिल गई है, जिनके काफी लोग नरसंहार में इन्वॉल्व रहे हैं। आपने देखा है पूरे दक्षिण बिहार, जो पूरे गया का ग्रामीण क्षेत्र है, जहानाबाद का ग्रामीण क्षेत्र है, पटना के ग्रामीण क्षेत्र है, तो वो है, अब ठीक है, उसको संभाला जाएगा। और उसके बाद के आप देखें, दोनों सेकंड और थर्ड फेज में, चूंकि जब मोदी जी के अपील को लोगों ने गंभीरता से सुनना और स्वीकारना, पहले दौर का नतीजा और बाकी 2 दौर के नतीजे करें एनडीए के लिहाज से, कि सेकंड और थर्ड दौर में किस तरीके से धीरे धीरे गेन किए, इसमें मोदी नाम का जो फैक्टर है वो कितना, क्या संकेत दे रहा है? मोदी नाम का फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं तो स्वयं प्रचार कर रहा था, मोदी जी के साथ भी उनके कार्यक्रम में था। और देखिए, मैं आपको बहुत साफ कहूंगा, मोदी जी ने जंगल राज की खौफनाक तस्वीर लोगों को ईमानदारी से ताजा कर दी।
कि आपको उनके साथ जो लोग वादे कर रहे हैं उनके साथ विश्वास करना है, ये जो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड के हैं और डबल इंजन बिहार सरकार और भारत सरकार है उनके साथ चलना है। लोगों ने विश्वास किया, इसलिए मैं बहुत आपको साफ स्वीकार बता रहा हूं कि शायद पहले फेज में वो खौफ की उतनी याद नहीं आई थी और भविष्य की संभावनाओं के बारे में थोड़ा उतना मन मानस साफ नहीं हुआ था। बाद में पिक्चर साफ हो गई। सबसे तो आनंद आप देखा होगा। और देखिए इसमें विकास के काम का भी बहुत बीजेपी ने जो 19 लाख रोजगार के मौकों की बात की है, तो ये एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो बात की, अभी तो सिर्फ 3-3.5 साल हुए हैं डबल इंजन सरकार के, यानी कि लोगों की उम्मीदें आकांक्षाएं बढ़ी। 19 लाख रोजगार के अवसर एक बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने है अभी इस कार्यकाल में। है, पूरा करेंगे। अब आपने कहा तो मैं आपको उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। लालू प्रसाद जी के पति पत्नी के राज में 15 साल में 95,000 लोगों को नौकरी मिली। नीतीश जी की सरकार ने लगभग 6 लाख लोगों को नौकरी दी, 2 लाख प्लस शिक्षकों को नियुक्त किया, 1.5 करोड़ जो हमारी आजीविका की बहनें हैं उनको अवसर दिए गए। अब आज मैं बताऊं कि 45,000 गांव में ऑप्टिकल फाइबर आ रहा है, उससे लगभग 1.5-2 लाख लोगों को नौकरी के अवसर मिले और रोजगार के अवसर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। पटना में आपको मैंने बताया टीसीएस भी आ गया है, बीपीओ आ रहा है। आज मैं बताऊं कि हम 1 करोड़ और आजीविका माताओं और बेटियों को अवसर देने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि बिहार में हम ये मीठे पानी के मछली पालन का नंबर 1 प्रदेश बनाना चाहते हैं। ये हमारा संकल्प है। तो इन सारे में रोजगार के अवसर कितने मिलेंगे ये आप देख लीजिए। बिहार में आईटी हब हम बनाना चाहते हैं, वो एक बहुत बड़ी बात है। हमने मैंने साथ आपको पहले चर्चा की थी कि हमने एक चुनौती कार्यक्रम किया है, पटना से लॉन्च किया था कि छोटे कस्बों के जो इनोवेट करने वाले बच्चे हैं टेक्नोलॉजी के, हम उनको 25 लाख की राशि का सहयोग करेंगे। तो ये पूरा एक इकोसिस्टम हम बनाने की बात कर रहे हैं जिसमें 19 लाख रोजगार और रोजगार के अवसर दोनों बनेंगे। तो मैं इससे निष्कर्ष निकालता क्या हूं, जो जनता ने विश्वास किया, महागठबंधन में किया है, क्या महागठबंधन में कांग्रेस की साथ का ज्यादा नुकसान हो गया तेजस्वी को, क्योंकि उनकी पार्टी तो सबसे बड़ी पार्टी बन गई, लेकिन कांग्रेस उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर पाई, इस बार ज्यादा सीटों पर लड़ी भी थी। ये सवाल आप कांग्रेस के लोगों से पूछती क्यों नहीं है? कांग्रेस गई अखिलेश जी के साथ तो कहां पहुंच गए आपको पता ही है। कांग्रेस आई यहां पर तो कहां पहुंच गए आपको पता ही है। आपको देखिए आज जो प्रधानमंत्री जी ने विस्तार से बताया, आप उस कार्यक्रम में रही होंगी जो उन्होंने देश को और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कांग्रेस पार्टी के सब सिटिंग एमएलए थे, 8 में 8 साफ हो गए। गुजरात में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में ये आपने देख लिया, बिहार में क्या हुआ ये आपने देख लिया, कर्नाटका में उनके 2 सिटिंग एमएलए थे, वहां से बीजेपी जीत गई, तेलंगाना में बीजेपी जीती है, तो ये जो मणिपुर में बीजेपी जीती है। तो कांग्रेस पार्टी, और एक बात मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझसे पूछ रहे हैं, आपका अधिकार है, युवराज से कोई सवाल करेगा क्या क्या बिहार में बोल गए हमारे प्रधानमंत्री को, अपशब्द, शर्मनाक शब्द, चाइना पर क्या क्या बोल के गए, खाली बोल करके गए कि क्या वो मोदी वोटिंग मशीन है, तो अपने हार के प्रत्याशा में पहले ही कह रहे थे क्या? ये क्या मतलब है कि राहुल गांधी को बचाने के लिए उनसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन उनके बचाने के लिए ईवीएम की बात शुरू कर दी जाएगी? तो महागठबंधन को जो 110 सीटें मिली हैं श्वेता जी, वो तो ईवीएम से ही ना मिली है बिहार में। तो क्या मतलब है कभी चुनाव है? और इनकी सोच बहुत साफ है, हम जीते तो ईवीएम ठीक है, अभी झारखंड में जीते वो लोग, हम हारे और अगर बीजेपी जीते तो ईवीएम खराब है। अब इस तर्क के बारे में क्या कहा जाए? हाँ? रविशंकर जी, क्या मन में एक, हालांकि प्रधानमंत्री ने ये कहा कि नीतीश कुमार ही गठबंधन के सीएम हैं और वही सीएम रहेंगे, और अलग अलग नेताओं ने बार बार स्पष्ट भी किया है ये, लेकिन कहीं मन में लगता है कि नंबर 1 पार्टी हो गए हैं, अब बड़े भाई की भूमिका भी और छोटे भाई के सर पर ताज। देखिए, आप एक बात समझिए, और मैं इस विषय को थोड़ा विस्तार से, सुबह से आपके यहां भी चर्चा चल रही है। श्वेता जी, हम रिश्ते निभाना जानते हैं। नीतीश कुमार जी से हमारा संबंध आज का नहीं है,
जब लालू जी के खिलाफ चारा घोटाले में सीबीआई जांच के लिए हम लोग लड़ रहे थे पटना में, मैं हाईकोर्ट में वकील था, उसी समय नीतीश कुमार जी ने छोड़ा लालू प्रसाद जी का साथ, क्योंकि वो भी उनसे बहुत दुखित थे भ्रष्टाचार से। बाद में समता पार्टी, अटल जी की सरकार में रेल मंत्री 98 में, फिर मुख्यमंत्री। तो हमारा सम्मान वर्षों का है और हम अपने संबंधों को निभाते हैं। इसलिए जब उनको प्रधानमंत्री ने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने कहा, प्रभारी भूपेंद्र जी ने कहा, भाई अमित शाह जी ने कहा, आदरणीय गृह मंत्री जी ने, सुशील मोदी ने कहा, प्रदेश के अध्यक्ष ने कहा, मैंने कई बार कहा, तो इसलिए उस पर कोई चर्चा करने का मतलब नहीं है। हाँ, और हम उनको लेकर के गए थे। अच्छा, एक बात बताइए कि परिवारवाद का भी जिक्र किया प्रधानमंत्री ने आज। बिहार की जनता को हम आपने शत्रुघ्न सिन्हा को हराया था पटना साहिब की सीट से, उनके बेटे लव सिन्हा जो लड़ रहे थे वो भी हार गए। परिवारवाद को लेकर जो टिप्पणी, हालांकि आरजेडी में तो तेजस्वी भी जीते, तेज प्रताप भी जीते, ये परिवारवाद वाली जो चीज उन्होंने कहा है कि बिहार ने नकारा है। इस बार कई बड़े नाम थे, कई बड़े नामों के वो बेटे बेटियां सब थे मैदान में। देखिए, पहली बात आप ये जान लीजिए कि जिनका आपने नाम दिया उनका मैंने अपने चुनाव अभियान में भी नाम नहीं लिया था। मैंने उनको हराया, बड़े 3.25 लाख से अधिक वोट से हराया, पता है आपको ना, लेकिन मैंने अपने चुनाव अभियान में कभी नाम नहीं लिया और आज भी नहीं लूंगा। तो मुझे आप मेरी मर्यादा का पालन करने दीजिए। हाँ, ये मुझे आश्चर्य जरूर लगता है श्वेता जी, आप तो बड़ी अनुभवी पत्रकार हैं, कि पिताजी मुझसे हारे, माताजी राजनाथ जी से लखनऊ में हारी दूसरी पार्टी से, और अब पुत्र हार गए। तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता खामोश करना जानती है, मैं इतना कहना चाहूंगा। जहां तक हमारे प्रधानमंत्री का सवाल है, उन्होंने एक बड़े व्यापक लोकतंत्र की चुनौतियों की चर्चा की है। और देखिए, ये एक छोटी बात नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री जो इतने लोकप्रिय हैं, दुनिया के नेता हैं, और जनता उनके साथ खड़ी है, जो उन्होंने काम किया है देश के लॉकडाउन में, और 7वें साल प्रधानमंत्री हैं, उनके 6 साल पूरे हो गए, इस बात को समझिए। और उस समय उनकी लोकप्रियता और उनका मंच पर यह कहना कि नड्डा जी आप आगे बढ़ो, हम हमारे साथ हैं, मतलब संगठन के प्रति यह सम्मान, इसको समझना बहुत जरूरी है। और देखिए, यह भाजपा में ही हो सकता है कि बूथ स्तर पर बैठे हुए कार्यकर्ता आगे पहुंचते हैं, चाहे वो अमित शाह जी हों, नितिन गडकरी हों, हमारे माननीय राजनाथ सिंह जी हों, नड्डा जी हों। हम लोग सबने तो शुरुआत बूथ स्तर कार्यकर्ता से ही की थी ना। और हमारे प्रधानमंत्री तो बिल्कुल एक प्रचारक के रूप में जैसे उन्होंने काम किया था। और आज उनकी एक सोच, देश के नौजवानों से आग्रह, तुमको देश बनाने का अगर मन में संकल्प है तो कमल को पकड़ो। इसे कहते हैं ना, रिफ्रेशिंग चेंज इन द डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री। भारत की राजनीति में सुचिता और बढ़ोतरी के लिए एक बहुत सार्थक सोच। अच्छा लगा सुनकर के। आज मैं प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहा था, मैं कुछ निजी कारणों से नहीं आ पाया वहां के कार्यक्रम में, लेकिन मैंने सुना, और क्या एक बहुत सफाई है कि हमें भारत को किस तरफ ले जाना है। आम आदमी को हिंदुस्तान के लोकतंत्र में जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कि सिर्फ परिवार के लोगों को ही मिलेगी, यह है बड़े सवाल। रविशंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। बिहार के चुनावों में जिस तरह का मैंडेट मिला है, बहुत बहुत भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को जी एक स्पष्ट बहुमत तो मिल गया है, और 15 साल बाद एक बार फिर अपनी कुर्सी पर बने रहना, अपनी सरकार को बचाए रखना बहुत आसान भी नहीं था नीतीश कुमार के लिए, लेकिन अब यह सरकार वहां पर एक बार फिर बनने जा रही है। लेकिन इस सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे, यहीं दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर्स पर पहुंचे, तमाम चीजों पर उन्होंने बातचीत की। दरअसल कल का पूरा दिन तो काउंटिंग में चला गया, सुबह से लेकर रात तक का समय हो गया, इसीलिए आज एक अलग सी राहत जरूर थी, लेकिन पीएम ने जो चीजें कही हैं उनमें बहुत सारे संकेत जरूर हैं। बिहार तो सबसे खास है। अगर आज आप मुझे बिहार के चुनाव नतीजों के बारे में पूछेंगे तो मेरा जवाब भी जनता के जनादेश की तरफ, जैसे बिहार की जनता ने जनादेश दिया है, जितना साफ सुथरा जनादेश दिया है, मेरा जवाब भी
उतना ही साफ है और मेरा जवाब है, चुनाव जीतने का एक ही रहस्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस मंत्र की जीत हुई है। बिहार में विकास के कार्यों की जीत हुई है। बिहार में सच जीता है। बिहार में विश्वास जीता है। मैं कल से टीवी पर देख रहा हूं, अखबारों में चर्चा है, साइलेंट वोटर, साइलेंट वोटर। अब उनकी गूंज सुनाने लगी है। बीजेपी के पास साइलेंट वोटर्स का एक ऐसा वर्ग है जो उसे बार बार वोट दे रहा है, निरंतर वोट दे रहा है। ये साइलेंट वोटर्स हैं देश की माताएं, बहनें, महिलाएं, देश की नारी शक्ति। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों तक महिला वोटर ही भाजपा की सबसे बड़ी साइलेंट वोटर का समूह बन गया है। कोरोना के इस संकट काल में ये चुनाव कराना आसान नहीं था, लेकिन हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इतनी सशक्त हैं, पारदर्शी हैं कि इस संकट के बीच भी उन्होंने इतना बड़ा चुनाव करा करके दुनिया को भी भारत की ताकत की पहचान कराई है। दुर्भाग्य से कश्मीर से कन्याकुमारी तक परिवारवादी पार्टियों, परिवार की पार्टियों, इसका जो जाल नजर आ रहा है, जरा नजर कीजिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैमिली पार्टियां, ये पार्टियों का जाल लोकतंत्र के लिए खतरा बनता जा रहा है। और ये बात देश का युवा भली भांति जानता है। परिवार की पार्टियां या परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के कार्यकर्ता हर बिहारवासी के साथ इस संकल्प को सिद्ध करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। तो अगर आज की तारीख में सब इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि बिहार चुनाव के नतीजे जिस तरीके के नजर आ रहे हैं उसमें सबसे बड़ा फैक्टर मोदी फैक्टर था, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर नीतीश कुमार की कुर्सी बची है वहां पर, अगर एनडीए की सरकार फिर बनी है, अगर तेजस्वी यादव के सारे अरमान ध्वस्त हो गए हैं, तो इस सब के पीछे ये मैजिक था। और इसे समझने के लिए आपको जमीनी हकीकत तक हम लेकर चलते हैं। बिहार में काबा, इवा काबा, बिहार में काबा, इवा काबा। रुक, अरे रुक, बतावा तने काबा। अरे मोदी है तो मुमकिन है, अरे मोदी है तो मुमकिन है, अरे मोदी है तो मुमकिन है, ओ अरे मोदी है तो मुमकिन है। आज बिहार के सामने डबल इंजन की सरकार है, तो दूसरी तरफ डबल युवराज भी है। ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती। इन लोगों के आने का मतलब है नौकरी देने वाली प्राइवेट कंपनियां भी यहां से 9, 2, 11 हो जाएगी। जंगल राज का अंधेरा बिहार
पीछे छोड़ चुका है। प्रधानमंत्री के एक एक शब्द ने तेजस्वी के अरमान तोड़े। प्रधानमंत्री की एक एक बात नीतीश का वरदान बन गई। आपका ये प्रेम मोदी फैक्टर ने बिहार में नीतीश को जीवन दान दे दिया। नीतीश के खिलाफ लहर को प्रधानमंत्री मोदी ने रोक लिया। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो बिहार की जीत के मायने समझ रहे हैं और इस बात के मायने भी समझ रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार की पार्टी यानी जेडीयू से एक कदम आगे बढ़ी है भारतीय जनता पार्टी, तो वो सफलता भी बड़ी है बहुत बिहार में। जेडीयू 116 सीट पर चुनाव लड़ी, उसमें 43 सीट ही जीत पाई। बीजेपी 110 सीट पर चुनाव लड़ी, उसने 74 सीटें जीत ली। बीजेपी का स्ट्राइक रेट जेडीयू के स्ट्राइक रेट से करीब 2 गुना रहा और इस तरह नीतीश से नाराजगी का डैमेज कंट्रोल नरेंद्र मोदी ने किया। कैसे मोदी फैक्टर ने बिहार में बीजेपी का परफॉर्मेंस बढ़ाया, कैसे मोदी फैक्टर ने बिहार में नीतीश की सत्ता जाने से बचाई, इसे आप फेज वाइज बिहार के रिजल्ट से साफ साफ समझ सकेंगे। पहले चरण में जिन 71 सीटों पर वोटिंग हुई थी उसमें महागठबंधन को 47 सीटें मिली, एनडीए को उसके आधे से भी कम 22 सीटें। यानी पहले राउंड तक एनडीए गठबंधन से बहुत पीछे छूट चुका था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों ने माहौल बदल दिया। सबके अभिनंदन करतानी। पहले राउंड में पीछे एनडीए, दूसरे राउंड में महागठबंधन से आगे निकल गया और तीसरे राउंड में तो मोदी फैक्टर ने बिहार की पूरी पिक्चर ही बदल दी। पहले राउंड की 71 सीटों में महागठबंधन को 47, एनडीए को 22 सीटें मिली, लेकिन दूसरे राउंड की 94 सीटों में महागठबंधन को 42, एनडीए को 51 सीटें मिली। तीसरे राउंड की 78 सीटों में एनडीए बहुत आगे निकल गया। तीसरे राउंड की 52 सीटों में से महागठबंधन को 21 सीटें ही मिली। क्या मोदी नाम पर ज्यादा लोगों का विश्वास रहा है जिस कारण बीजेपी ज्यादा बड़ी? केवल हम बिहार की जीत तो हासिल किए, लेकिन तेलंगाना की बात हम नहीं करते, कर्नाटक की नहीं करते। जो मोदी ने गरीबों के लिए काम किया, गरीबों ने आशीर्वाद दिया। मोदी है तो मुमकिन है, इस कहावत को इस देश की जनता जनार्दन ने एक बार फिर से चरितार्थ किया है। अगर कुशल ड्राइवर नहीं होता और अच्छा बैट्समैन नहीं होता, इसलिए मैं बराबर कहता हूँ कि सीरीज ऑफ द मैच नरेंद्र भाई मोदी है। पूरा श्रेय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को जाता है। हम सबसे बड़ा फैक्टर आप लोगों के हिसाब से में कोई डाउट नहीं है। गिरिराज जी तो बिहार में हम लोग जब चुनाव में गए थे उन्होंने कहा कि मोदी की जिन निकल रहा है, ऐसे ही मोदी के प्रति लोगों की जो अटूट भरोसा है वही वोट में आया। क्लियर मैंडेट हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दिया। बिहार में मोदी फैक्टर को इस तरह से भी समझिए कि जब बिहार में चुनाव की शुरुआत हुई थी तो नीतीश के खिलाफ बहुत नाराजगी दिख रही थी। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी में तेजस्वी विकल्प दिख रहे थे। तेजस्वी की रैलियों में आ रही भीड़ भी इसका बड़ा सबूत थी। लेकिन बिहार में तेजस्वी और सत्ता के बीच अगर कोई खड़ा था तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जिसके आते ही गेम पलट गया। आज बिहार में परिवारवाद हार रहा है, जनतंत्र फिर से जीत रहा है। वहां का एक युवराज अब जंगल राज के युवराज से आकर के मिल गया। हर मां अपने बच्चों को कहती थी बाहर मत निकलना, बाहर लकड़ सूंघवा घूम रहा है। उन्हें डर था अपहरण करने वालों से। पहले चरण के प्रचार में पीएम ने 370 और राष्ट्रवाद की बात की थी, लेकिन दूसरे और तीसरे चरण में उन्होंने अपनी रणनीति बदल ली। वो लगातार जंगल राज की याद दिलाने लगे, तेजस्वी पर हमले करने लगे। एक पक्ष है जंगल राज का जो अंधेरा वापस लाना चाहता है ताकि लालटेन फिर जले। दूसरा है एनडीए, घरों को दूधिया बल्ब से प्रकाशित करने का, रोशन करने का काम किया। इन रैलियों ने कमजोर पड़ते एनडीए के लिए माहौल बना दिया। नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी से हो रहे नुकसान को भर दिया। बिहार में मोदी मैजिक को प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों से समझिए।
प्रधानमंत्री 4 बार बिहार में प्रचार करने गए। प्रधानमंत्री ने 4 दिन में वहां 12 रैलियां की। इन 12 रैलियों में आसपास की 101 सीटों पर प्रभाव पड़ा और उसमें 59 सीटें एनडीए ने जीत ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार स्ट्रैटेजी सुपर हिट रही। उन्होंने राष्ट्रवाद की बात की, विकासवाद की बात भी की, कांटे की टक्कर जानकर बार बार जंगल राज याद दिलाया। बेरोजगारी के सवाल पर विकास के काम गिनाकर काउंटर किए। इमोशनल चिट्ठी लिखकर नीतीश को बिहार के लिए जरूरी बताया। महिला वोटर्स की ताकत को समझा और उन्हें ट्रम्प कार्ड बनाया। इन दिनों मैं देख रहा हूं कि बिहार में महिलाएं कह रही है भाई घर वालों को जो करना है करेंगे, मैं तो मोदी के साथ चलूंगी। एनडीए की जीत में महिला वोटर्स की बड़ी भूमिका रही। महिला वोटर्स बिहार में नीतीश के साथ हमेशा से रही हैं, लेकिन इस बार पीएम की वजह से महिला वोटर्स का विश्वास और मजबूत हुआ। आज तक ब्यूरो। भारतीय जनता पार्टी साथ में जेडीयू किस तरीके से मिलकर एनडीए की वहां पर जीत हुई है, बहुत सारे फैक्टर रहे हैं उसमें। हमने आपको ब्रेक से पहले दिखाया मोदी फैक्टर, लेकिन कई और फैक्टर्स भी इसमें रहे हैं। मसलन एलजेपी का फैक्टर। एलजेपी यानी चिराग पासवान, जिनकी पार्टी ने सिर्फ 1 सीट जीती लेकिन 33 सीटों पर जेडीयू को हराने में योगदान दिया। इसकी वजह से अब बिहार में की सियासत में बीजेपी जेडीयू का बड़ा भाई बन गई है। और दूसरे हैं असदुद्दीन ओवैसी, जिनकी पार्टी ने सीमांचल में सिर्फ 20 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 सीटें जीतकर महागठबंधन की जीत को नामुमकिन बना दिया। इसीलिए आज चिराग पासवान और असदुद्दीन ओवैसी के चुनावी स्कोर कार्ड का विश्लेषण करना बनता है। शुरुआत चिराग से करते हैं, जिनकी पार्टी एलजेपी को बिहार में करीब 5.66% वोट मिले। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि उसने आधी सीटों पर चुनाव लड़ा था, यानी लड़ी गई सीटों में उसका औसत वोट शेयर करीब 11% रहा होगा, जिसके जरिए एलजेपी ने जेडीयू का पूरा गणित बिगाड़ कर रख दिया। चुनावी डेटा के आधार पर 2 बातें साफ है। अगर चिराग पासवान रास्ते में न आते तो चुनावी रेस में तीसरे नंबर पर आई जेडीयू पहले नंबर की पार्टी हो सकती थी। अगर चिराग पासवान की पार्टी वोट कटवा न बनती तो बीजेपी और जेडीयू की सीटें लगभग बराबर हो सकती थी। बिहार चुनाव में एलजेपी का नारा ही था, बीजेपी से बैर नहीं, नीतीश तुम्हारी खैर नहीं। इसका असर यह हुआ कि चिराग पासवान जेडीयू के वोटों में आग लगाने में सफल हो गए, लेकिन खुद उनकी पार्टी अपने हाथ जला बैठी। विरोधी सोच है मुख्यमंत्री की। मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। मैं उनका हनुमान हूं, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। हमारे खिलाफ अभियान चलाता है। अगर वो दोषी होंगे तो मैंने तो बोला जांच करवा के जेल भेजेंगे। प्रधानमंत्री जी को मैं कहूं कि मेरी तरफ से वो किसी भी बंदिश में नहीं रहे, अपना गठबंधन धर्म निभाए। जेडीयू को जलाकर खाक कर देने के जज्बे से चुनाव में उतरी एलजेपी डबल सीट से सिंगल सीट पार्टी बन गई, लेकिन चिराग पासवान के दिल में उम्मीद के दिए अभी भी रोशन हैं। 2025 की तैयारी में आज से ही लग गया हूँ। बीच में 2024 भी है, लोकसभा को भी देखना है। तो दोनों लक्ष्य की शुरुआत रणभूमि में मैं आज से पुनः तैयार हूँ, अपने तमाम नए योद्धा और पुरानों को साथ लेकर। 130 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़कर महज 1 सीट पर जीत दर्ज करके भी लोक जनशक्ति पार्टी का जोश गजब का हाई है। वो भी क्यों ना, चिराग पासवान तो शुरू से ही क्लियर थे कि वो पीएम मोदी के हनुमान हैं। उनसे जितना बन पाया उन्होंने किया। मैंने शुरू से इस बात को कहा कि मेरा लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज्यादा बढ़ें, वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीतें। और इसीलिए मैं खुलकर मैं प्रचार भी करता रहा। हर जगह मैंने बोला भी कि जहां जहां पर भी भाजपा के प्रत्याशी हैं, लोजपा के तमाम समर्थक उनका समर्थन करें। ओपनली मैंने इस बात को बोला। करीब 39 सीटों पर एलजेपी को जीतने वाले उम्मीदवार और हारे हुए एनडीए उम्मीदवार के बीच वोटों के मार्जिन से ज्यादा वोट मिले हैं। यानी अगर एलजेपी एनडीए का हिस्सा होती तो एनडीए मौजूदा नंबर से 39 सीटें ज्यादा तक जीत सकती थी। 39 में से 33 सीटें ऐसी थी जहां जेडीयू को हार का सामना करना पड़ा। अगर एलजेपी एनडीए का हिस्सा होती तो जेडीयू ये सीटें जीत सकती थी और तब जेडीयू की सीटें भी बीजेपी के लगभग बराबर होती और बड़े भाई नीतीश कुमार की राजनीतिक हाइट कम न होती।
यानी चिराग पासवान एलजेपी को जेडीयू के खिलाफ वोट कटवा पार्टी बनाने में सफल साबित हुए। चिराग की ये खुशी जेडीयू के बर्दाश्त से बाहर हो गई। एनडीए के शत्रु नंबर 1 हैं। उनका एनडीए की पॉलिटिक्स से, एनडीए के परसेप्शन से और एनडीए के विकास से कोई वास्ता नहीं है और उन्होंने एक सिस्टमेटिक तरीके से जेडीयू के खिलाफ कुप्रचार किया, हमारे नेता के खिलाफ कुप्रचार किया। अशिष्ट भी हैं, अज्ञानी भी हैं, अनुभवहीन भी हैं और मित्र के बेटे। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। चिराग से बुरी तरह जली भुनी जेडीयू तिलमिलाई हुई है, लेकिन चिराग ने सिर्फ जेडीयू के ही वोट बैंक में आग लगाई हो ऐसा भी नहीं है। एलजेपी की वजह से एनडीए गठबंधन में शामिल विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी को भी 4 सीटें गंवानी पड़ी हैं। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम पार्टी ने भी 1 सीट गंवाई और तो और 1 सीट पर बीजेपी उम्मीदवार को भी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन चिराग को अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। न एलजेपी की हार से न नीतीश के चौथी बार मुख्यमंत्री बनने से उनका काम हो चुका है। कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मैं दोबारा मुख्यमंत्री बनते हुए नहीं देखना चाहता। आज अगर मेरे पास इतनी ताकत होती तो संभवतः इसको मैं हकीकत में भी मैं इसको परिवर्तित करके मैं दिखाता। और प्रधानमंत्री जी की कृपा, उनके आशीर्वाद से पुनः मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं तो उसको तो मैं रोक नहीं सकता। बट हाँ, जैसा आपने कहा, संतुष्टि इस बात की जरूर है कि उनको सीमित जरूर कर दिया। ये सिर्फ राजनीति में ही हो सकता है कि कोई अपने ही चिराग से अपना घर जलाकर दूसरे का घर रोशन कर दे। चिराग पासवान ने बीजेपी की दिवाली तो मनवा दी, लेकिन इसके बदले में चिराग को रिटर्न गिफ्ट क्या मिलता है, ये देखना दिलचस्प होगा। पटना से मौसमी सिंह, सुजीत कुमार झा और रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। सीटों के हिसाब से भले ही एलजेपी की जीत नहीं हुई है, लेकिन चिराग पासवान ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है और जो बात वो लगातार बोल रहे थे चुनाव की शुरुआत से, वो आखिरकार नतीजों के दिन स्पष्ट होती दिख रही है। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है असदुद्दीन ओवैसी, जिनकी पार्टी ने 5 सीटें वहां पर निकालनी। हालांकि विपक्ष उन पर लगातार यही आरोप लगाते रहता है कि वो बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी को उनसे फायदा हो जाता है। लेकिन अब देखिए कि वाकई जिन सीटों पर उनकी पार्टी ने जीत दर्ज की है, वो सीटें इससे पहले या तो आरजेडी या कांग्रेस के पास हुआ करती थी। दोस्तों, हमारे बीच एमआईएम का जो सदर बिहार है उसकी लड़ाई हमारे साथ है और उसकी मदद में एमआईएम के जो बानी है मवैसी साहब, उसको मैं अवैसी नहीं बोलता हूँ, मवैसी साहब, वो यहाँ चरने आए हैं कि मवैसी साहब की टांगे टूट तो गई है, उसकी कमर भी टूट जाएगी और वो बेनकाब हो जाएंगे। उसकी जो हैकरी थी हम अमूर वाले मिलकर तोड़ देंगे, ये मेरा आपको मैं यकीन दिलाता हूँ, तोड़ देंगे। ये 6 नवंबर की बात है जब चुनावी मंच से अमौर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक अब्दुल जलील असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ विवादित बयान दे रहे थे और मंच पर आसीन राहुल गांधी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। ताजा अपडेट ये है कि अब्दुल जलील चुनाव हार गए हैं और ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार अख्तरारुल ईमान जीत गए हैं। ओवैसी की पार्टी ने पहली बार बिहार में 20 कैंडिडेट उतारे थे। इन 20 में से 14 कैंडिडेट मुस्लिम प्रभाव वाले सीमांचल इलाके में थे और फिर हुआ ये कि ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीत ली। ये 5 सीटें कांग्रेस और आरजेडी के पास थी। सिर्फ 20 सीटों पर लड़कर एआईएमआईएम ने 1.24% वोट भी हासिल कर लिए। ओवैसी ने सीटें तो 5 ही जीती हैं, लेकिन सीमांचल की सभी 14 सीटों पर महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया है। जाहिर है महागठबंधन ने ओवैसी की पार्टी को सीरियसली नहीं लिया, वरना नतीजे कुछ और होते। बिहार प्रदेश में एमआईएम पार्टी को बिहार की जनता ने न सिर्फ अपने वोटों से बल्कि अपनी मोहब्बतों से इतना नवाजा कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि कैसे मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकूं। मगर मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्रिया अदा करता हूं कि अल्लाह के फजल व करम से
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक तारीखी कामयाबी बिहार में मिली है। ओवैसी की पार्टी ने न सिर्फ महागठबंधन के वोट काटे बल्कि बिहार में उसकी एंट्री भी जोरदार रही। पूर्णिया की अमौर सीट से 36 वर्षों से विधायक कांग्रेस के अब्दुल जलील को हराने वाले एआईएमआईएम की अख्तरुल ईमान ने 55% से ज्यादा वोट हासिल किए। बहादुरगंज सीट पर पिछले 16 वर्षों से विधायक कांग्रेस के तौसीफ आलम को हराने वाले एआईएमआईएम के अंजार नईमी 47% से ज्यादा वोटों के साथ जीते हैं। कुछ दामन सीट से भी जेडीयू और आरजेडी के उम्मीदवारों को हराने वाले एआईएमआईएम उम्मीदवार मोहम्मद इजहार आशफी को 49% से ज्यादा वोट मिले हैं। चुनाव से पहले ओवैसी की पार्टी को नजरअंदाज करने वाली कांग्रेस और आरजेडी अब खंभा नोचने को मजबूर हैं और ओवैसी उनके जले पर नमक छिड़क रहे हैं। बिहार निर्वाचने यदि मीम चुप করে থাকতো তাহলে आज बीजेपी पार्टी बिहारे क्षमताয় আসতো না। बिहारे यदि बीजेपी पार्टी क्षमताয় না আসতো তাহলে ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির আরো সুবিধা হতো, আরো শক্তি বাড়তো। मध्य प्रदेश में तो मैंने लड़ा, मैं क्या उड़ के गया था मध्य प्रदेश को। गुजरात में नहीं लड़ा। कैसे हार गए भाई? कर्नाटका हार गए। कितना बोले आप? बोलिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ओवैसी के 5 सीटें जीतने से और अपनी हार से महागठबंधन पहले ही शॉक में था। ऊपर से बिहार की जीत से गदगद ओवैसी ने कांग्रेस एंड कंपनी को एक शॉक और दे दिया। राष्ट्र हम लड़े, आप ही जाकर बैठ गए शिवसेना के गोद में, हम तो नहीं बैठे ना। तो ये जो अपने आप को ये समझते हैं कि बस हम ही जिंदा रखें सेकुलरिज्म को, हम उनसे कहना चाह रहे हैं कि भाई साहब बस करिए, आप नहीं।